अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवालों जवाब के इस सिलसिले में आप लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहला सवाल है मुजफ्फर अहमद साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि क्या जो साइनोफार्म वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो कनाडा के लिए काबिल कबूल होगा। मुजफ्फर अहमद साहब, जो कनाडा है वो भी बाकी इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज़ हैं जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड खुद है, आयरलैंड है या फिर ये कनाडा है, तो ये जो ममालिक हैं, ये जो वेस्टर्न वैक्सीन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इनका एतमाद है, जिसके अंदर फाइज़र है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका है। तो अभी तक तो ये नज़र नहीं आता कि साइनोफार्म का जो सर्टिफिकेट है वो कनाडा के लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन अभी तक कनाडा ने इसके ऊपर अपना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया है और अल्लाह करे कि इससे पहले WHO कोई ऐसा ऐलान कर दे कि वो तमाम इन ममालिक को पाबंद करे कि जो भी वैक्सीन WHO ने कबूल की हुई है उसका जो सर्टिफिकेट है पूरी दुनिया में काबिल कबूल हो। तो जैसे ही कनाडा का कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आता है मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा और आपको भी ज़ाहिर है कि मालूम हो जाएगा इन वीडियोस के थ्रू। और इसी तरह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो सऊदीज़ हैं उनके साथ बात की जाए और उनको ये बावर करवाया जाए कि माशाल्लाह जो हज का मुकद्दस महीना जो है वो आगे आ रहा है, तो वो पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है, जितने भी साहिब इस्तिताअत हैं, कि वो ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर कर लें। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका भी ये कोशिश है कि सऊदी अरब इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि साइनोफार्म अगर किसी को लगी हुई है या कोरोना वैक लगी हुई है तो उनको भी इजाज़त हो हज और उम्रा की, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 जो वैक्सीन हैं सऊदीया में उसकी इजाज़त है, वो आप लोग जानते हैं, मैं इसमें जिक्र करता रहता हूँ। तो जैसे ही मुजफ्फर साहब इस बारे में भी कोई खबर आएगी कनाडा से मुतल्लिक मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अगला जो सवाल है वो है मैनर फुल ह्यूमन नामी जो व्यूअर है उनकी तरफ से। उन्होंने पूछा है कि क्या एक्जिमा का जो पेशेंट है उनको वैक्सीन लग सकती है। बिल्कुल एक्जिमा के पेशेंट को वैक्सीन लग सकती है, लेकिन अगर जिन दिनों में वो स्टीरॉयड ले रहे हों या कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हों जो कि आमतौर पर तो हम जोराइसिस में देते हैं, एक्जिमा में कम चांसेस होते हैं कि जिससे इम्यूनिटी कम होती है, तो उस एक हफ्ते में कोशिश करें वैक्सीन ना लगवाएं। वैक्सीन लगवाने का सबसे ज़्यादा तभी फ़ायदा है जिस हफ्ते कम अज़ कम एक हफ्ते आप कोई ऐसी दवाई नहीं ले रहे हैं जिसमें स्टीरॉयड शामिल है, और खासतौर पे वो स्टीरॉयड लगाने वाले नहीं बल्कि खाने वाले। अगर आप कोई ऐसी क्रीम लगाते हैं कि जिसमें स्टीरॉयड हैं तो उसके चांसेस कम है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करे, तो उस सूरत में आप लगवा सकते हैं, लेकिन आप सेफली लगवा सकते हैं क्योंकि एक्जिमा का पेशेंट जो है वो आमतौर पर ऐसी कोई दवाई नहीं खा रहा होता कि जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो। अगला जो सवाल है वो सदफ इम्तियाज़ साहिबा की तरफ से है। उनका ये कहना है कि उनको पहली डोज लगी थी 8 मई को और अब ज़ाहिर है तकरीबन 1 महीना हो चुका है, आज 7 जून है। तो उनका ये कहना है कि अभी सेकंड डोज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर नहीं दे रहा है और वो कह रहे हैं कि अभी आपकी सेकंड डोज नहीं आई। सदफ, पहले तो आपने नहीं बताया कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है। अगर तो आपको एस्ट्राजेनेका लगी है तो फिर वो शायद आपको 3 महीने के बाद या 84 डेज़ के बाद ही सेकेंड डोज लगाएं, लेकिन अगर आपको लगी है कोरोना वैक उसकी सेकेंड डोज लगती है 28 दिन के बाद, अगर आपको साइनोफार्म लगी है तो वो 21 दिन के बाद लगती है, और अगर किसी को फाइजर लगती है जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस वक्त आई हुई है तो वो भी 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो अक्सर जब मुझसे कभी भी रब्ता हो या कोई सवाल पूछें तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप अपने जो सेंटर से बार बार रब्ता करें या 1166 पे बार बार अपना जो है मैसेज भेजें ताकि उनको पता हो कि आप जो है वो थोड़ा परेशान हैं कि आपकी जो डोज है वो अपनी डेट से आगे जा चुकी है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि आप 1 हफ्ता या 10 दिन मैक्सिमम वेट कर सकते हैं अपनी सेकंड डोज अगर लेट हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा वेट करना जो है वो आपके लिए और आपके जो जिस्म को प्रोटेक्शन मिलेगी वो बेहतर नहीं है। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि आप अपनी सेकंड जो डोज है उसको आप 3 महीने तक डिले कर सकते हैं, तो साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है, सिवाय इसके कि एस्ट्राजेनेका को जब उन्होंने किया तो उनका ये ख्याल है कि बुजुर्गों में ज़्यादा अच्छी एंटीबॉडीज़ बनी। लेकिन हम एक साइंस का एक अमूमी असूल को मानते हैं कि कोई चीज़ अगर ट्रायल में नहीं उसको अटेम्प्ट किया गया है, ट्रायल में उसको नहीं अगर देखा गया है, तो कोशिश करें आम जिंदगी में भी ट्रायल के बगैर उसको मत फॉलो करें। मैं मिसाल देता हूं कि जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे या प्रेग्नेंट खवातीन थी या बच्चे थे, जब पहले ट्रायल हुए तो वो किसी भी तरह उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब बच्चों में दूसरी बार ट्रायल हुआ जो किया गया तो उसके रिजल्ट की बुनियाद पे इजाज़त दी गई कि बच्चों को आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी भी जो हामला खवातीन है जो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो उनके बारे में इसलिए अबहम पाया जाता है कि क्योंकि वो ट्रायल का हिस्सा नहीं थे। तो आपसे दरख्वास्त है सदफ कि आप बार बार उनसे रब्ता करें और उनको बताएं कि आप काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आपकी जो सेकेंड डोज है उसका टाइम गुजर रहा है।
अगला जो सवाल है वो मोहम्मद उस्मान साहब की तरफ से, उनका ये कहना है कि उनको 6 महीने पहले कोरोना हुआ था, लेकिन अब जो है अगरचे वो कोरोना से तो सेहतयाब हो गए थे, लेकिन उनकी कानों में जो साई साई की आवाज़, जिसको हम टिनाइटिस कहते हैं या रिंगिंग कहते हैं कि कानों में होती है, तो उसकी आवाज़ें आती हैं। तो क्या ये वो चीज़ हो सकती है और इससे कोई ख़तरा तो नहीं है? उस्मान, जो लॉन्ग कोविड है बिल्कुल उसकी एक अलामत, यानी जब आपको एक या खसूसी तौर पर 3 महीने के बाद भी कोई अलामात रहें जो पहले आपको नहीं थी लेकिन कोरोना के बाद वो हुई, तो उसको हम लॉन्ग कोविड ही कहते हैं। और आपका जो ये टिनाइटिस का मसला है, ये इसका ताल्लुक भी लॉन्ग कोविड से है। ये या तो वक्त के साथ साथ खुद ठीक हो जाता है और इसका सिर्फ हम सिम्टोमेटिक या अलामती इलाज करते हैं कि इसमें हम ज़ाहिर कुछ दवाइयाँ देते हैं जो मैं अभी तो इस पर नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होगा। लेकिन आप किसी भी जो अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप ENT यानी नाक कान गले के डॉक्टर के साथ रब्ता करेंगे तो वो आपको कुछ मखसूस दवाइयाँ देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर नहीं हल होता तो जब आपको वैक्सीन की सेकेंड डोज लग जाएगी तो बहुत सारे अक्सरियत जो लोगों की है उनको लॉन्ग कोविड का जो मसला है वो सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद हल हो जाता है। अगला जो सवाल है वो आबिद हुसैन साहब की तरफ से, उन्होंने कहा है कि वो लॉन्ग कोविड, उनको कोविड हुआ था लेकिन उसके बाद उनको कुछ वो सेहतयाब तो हो गए लेकिन उनको कुछ जिनसी मसाइल का सामना है एज अ मेल पर्सन। तो उन्होंने पूछा है कि क्या इसका ताल्लुक कोविड से है या जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनसे है, और वो पूछ रहे हैं कि क्या ये मुस्तकिल उनको रहेगा परमानेंट या ये आर्जी होता है। सबसे पहले मैं आपको आखिरी बात का जवाब दूंगा कि ये सब आर्जी होता है और वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाता है। ये वायरस है, इसको हम कहते हैं नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब है ये नया, इतना नया वायरस था कि इससे होने वाली अक्सर अलामात हमने पहले नहीं सुनी थी। तो उन्हीं में से एक ये है कि वो लोग जो कोरोना का शिकार होते हैं तो उनमें से कुछ लोग जो हैं जिनकी तादाद बहुत कम भी हो सकती है तो उनको जिनसी मसाइल का सामना रहता है। आपने अगरचे वाज़ेह नहीं किया कि किस शिद्दत की आपको कोरोना की बीमारी हुई थी, लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत से बीमार होते हैं कोरोना से तो उनमें अगर स्टीरॉयड इस्तेमाल करवाए जाएं तो स्टीरॉयड भी एक वजह बनते हैं कि जिनसी मसाइल का अगर उनको ज़्यादा दिनों के लिए दिया जाए। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप अपनी खुराक पे तवज्जो दें, आप फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, आप जो गर्म चीज़ें हैं वो कम इस्तेमाल करें, और जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो जिस हद तक मुमकिन हो आप लाइट कपड़े पहनें क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है कि अगर आप बहुत गर्मी में ऐसे कपड़े पहने जिनको हम टाइट क्लोथ्स कहते हैं, आपकी जो खुराक है वो मसाले वाली ज़्यादा हो, आप कॉफ़ी चाय बहुत ज़्यादा पीते हो और कम लेते हो फल और सब्जियां, तो फिर ये मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियादों पे फल इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, सैलड इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ें भी इस्तेमाल करें। चाहे आप चाय पिएँ, कॉफ़ी पिए, इससे आपको मना नहीं है, लेकिन कम से कम आपकी खुराक में बाकी चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए। अगला जो कमेंट है बेसिकली सद्दाम साहब की तरफ से, वो ये कहते हैं कि आप यूट्यूब पे तो बड़ा डिटेल में बताते हैं लेकिन आप व्हाट्सएप पे जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते। सद्दाम, इसका एक ही वजह है कि अगर मैं यूट्यूब पे बताता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 5 से 8 जो सवालात होते हैं उनके जवाबात दूँ, लेकिन अगर आपको मैं व्हाट्सएप का बताऊँ तो अगर एक दिन में आपको 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 सवालों में अब आपने कुछ डिटेल में लोगों को बीमारियों का बताना है कि उनके कोई केसेस हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक दिन में आप कितने लोगों को जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए हर एक को तो मुमकिन नहीं होता, और ये जो सवालों जवाब का सिलसिला है इसमें मुझे यही उम्मीद नज़र आई थी कि ये वो एक ज़रिया हो सकता है कि जिससे मैं जब जवाब देता हूँ तो हो सकता है कि वो जवाब व्हाट्सएप पे जो एक शख्स को जाता है इस ज़रिए से काफ़ी लोगों को जा सकता है। सिर्फ एक चीज़ मेरे लिए तकलीफ़ दे है, वो ये है कि यूट्यूब पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जब लोग सवालात पूछते हैं तो जो सवाल सबसे ज़्यादा लोगों के जहन में हो, अगर कोई वो पूछ ले तो उसके ऊपर एक बटन हो जिसको प्रेस किया जाए और वो क्वेश्चन जो है वो सबसे ऊपर रहे। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछने वाले सवालात की तरतीब ऐसे बनाई जाए जिससे क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं जवाबात देता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। व्हाट्सएप पे किसी एक फैमिली को फ़ायदा हो सकता है, एक शख्स को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पे सवालात का जो जवाबात देने का सिलसिला शुरू करने का मकसद यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। जहाँ तक व्हाट्सएप की बात है, व्हाट्सएप देखें, जब मैं पेशेंट देख रहा हूँ या फ़र्ज़ करें मैं ICU में बिजी हूँ तो मुमकिन नहीं होता उस वक्त जवाब देना। फिर दूसरा ये होता है कि लोग बाज़ वक़्त लंबे जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम बनता है। तो ये वजह है सदाम, जिसकी वजह से मेरी कोशिश है कि मैं उन मैकेनिज़म्स या उन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा जवाब दूँ जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो बनिस्बत उस प्लेटफॉर्म के जिस पर मैं कम लोगों को जवाब दे पाऊँ। आज का जो आखिरी कमेंट है वो खान नामी जो व्यूअर है उनकी तरफ से, उन्होंने एक वीडियो मैंने बनाई थी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के ऊपर। तो उनका ये कहना है कि वीडियो लंबी है और आप कोशिश क्या करें कि टू द पॉइंट बात किया करें टॉपिक पे। बिल्कुल खान, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। देखें, 4 जून को पूरा 1 साल हो चुका है कि जब मैं ये फैसला किया था, जब मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान होते देखा ICU में,
जब बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ को नुकसान होते देखा, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने फैसला किया था कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा कि लोगों को इस स्टेज पे आने से पहले उनको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, उनको खबरदार किया जाए मुमकिन हद तक। तो क्योंकि इस 4 जून 2021 को पूरा 1 साल हो चुका है, तो मैंने थोड़ी सी अब आप यूट्यूब पे वीडियोस की अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है कि आप लोगों ने गौर किया होगा कि अब मैं जो रूटीन की बातें मैं रिपीट करता था कि कितने केसेस हुए हैं, क्या सूरत हाल है, तो वो कम बात करता हूँ। जो टॉपिक पे मैंने बात करनी होती है उस पर मैं बात करता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता अब मैं कोरोना के अलावा बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी अच्छी वीडियोज़ बनाने की तरफ अब जा रहा हूँ, ये चला गया हूँ। तो खान साहब, ये जो बातें आपकी होती हैं, ये जो कमेंट्स होते हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल एक लाइफ लाइन है, एक एनर्जी है कि आप लोग जब इस तरह की कोई बात इंफॉर्मेशन मुझे देते हैं तो मैं अपने आप को कोर्स करेक्ट करता हूं। बिल्कुल मैंने यही किया है कि अगर मैंने अब यही सोचा है पिछले 2 से 4 दिन के बाद से मेरी हर वीडियो ऐसे होगी कि जो टॉपिक है उस पर बात करें, और जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है उस पर बिल्कुल बात ना करें। इस चीज़ पे मत जाएं कि वीडियो इतनी लंबी होनी चाहिए, उस पर ये आप जानते हैं सारा वो एक कमर्शियल साइड है उसकी। दोस्तों, ये थे आज कुछ सवालात और ये थे उनके जवाबात। एक तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप सवालात और जवाबात के सिलसिले से बिल्कुल जुड़ा रहना चाहते हैं तो इस चैनल के अलावा ये जो मेरा चैनल है इसको भी ज़रूर फॉलो करें। इस पे ये अगरचे कार्डियोलॉजी का है और मैंने इस पे हार्ट से रिलेटेड आगे बहुत ज़्यादा वीडियोस डालनी है, लेकिन फ़िलहाल इन 2 चैनल्स पे मैं बाकी जो टॉपिक्स हैं कोरोना के हों या बाकी हों, उसके अलावा सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की कंसर्न से मुझे आइडिया और मैं उनके जवाब बात आपको दे पाऊँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।